Assalamu alaikum, I'm Nimisha. This video is about romantic criticism S.T. Coleridge and his work Biographia Literaria from the book History and Principles of Literary Criticism by Dr. Raghukul Tilak. Romantic criticism S.T. Coleridge. The concept that Coleridge has given so far in literary criticism are unmatched in their originality. इसका सबसे फेमस वर्क था Biographia Literaria, means biography of literature, one of the remarkable piece of literature and literary criticism. ये ड्रग एडिक्ट था जिसकी वजह से इसके बहुत सारे काम अनफिनिश्ड थे. He started writing, he endless those kind of activities due to drugs. He lost his mind, then the work remained unfinished. Ancient Mariner जो है इसका only complete work है. Biographia Literaria is a huge plan, or fragmentary in nature. Fragmentation for two reasons. One reason is Coleridge did not want to make this book so large. It was on the request of his friend who said that the material is like complete. The 2 volumes but third volume need to be completed and you have to add something more in. इस वजह से उसने कुछ aspect और कुछ content add किए थे which was very coherent और ये उसने just add किए थे due to the request. एक फैक्टर फ्रेगमेंट्री का तो ये हो गया कि उससे कंटेंट ऐड करने थे ताकि वो 2 से 3 वॉल्यूम्स बना सके बुक के. अदरवाइज इट वाज नॉट नीडेड, इट वाज नॉट इन द माइंड ऑफ कॉलरिज. नेक्स्ट रीज़न इज़ ही वाज ड्रग एडिक्ट. उसको ड्रग की इतनी आदत थी जिस वजह से वो जो भी काम लिखता था उसका वो अनफिनिश रह जाता था. सम प्रोजेक्ट्स आर अनएबल टू कंप्लीट ऑन टाइम बिकॉज ही लॉस्ट हिज माइंड. द आइडियाज़ वर लॉस्ट इन हिज माइंड. He can't recall because poetry एक literary art है जो कि जिसकी हम पे ऊपर आमद होती है. बीच में आपने कोई ड्रग ले लिया तो आपका माइंड सो जाएगा. अब सोकर उठने के बाद तो आप दोबारा से रिकॉल नहीं कर सकते ना कि आप उस टाइम क्या लिख रहे थे और क्या चल रहा था उस टाइम आपके दिमाग में. We will study some chapters because it's a huge plan. सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. Biographia Literaria is a work of great value but it too suffered from the usual faults of Coleridge. पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इसने डिग्रेशन बहुत की है. वो बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाता है और वो बात कंप्लीट नहीं हो पाती. फिर इररेलेवेंट मटेरियल बहुत है. इसके प्लान का जो वर्क है वो लिंक नहीं कर रहा, कोई रेलिवेंसी नहीं बन रही. वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और उसने वो फिलॉसफी कर रहा है. Means something that is not real in nature, something that is not practical in nature. हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते लॉजिक के साथ. तो बस एक बात को कहना, वो चीज़ों को थ्योरी के तौर पर बातें कहे चला जा रहा है. चैप्टर 14 में उसने कुछ डिस्कशन की अपनी थ्योरी की और चैप्टर 16 के बाद वर्ड्सवर्थ की पोइटिक डिक्शन थ्योरी को उसने काउंटर एक्ट किया और कहा कि ये थ्योरी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए. ही वॉज इन कंट्रास्ट टूवर्ड द वर्ड्सवर्थ पोइटिक डिक्शन थ्योरी. These last chapters of the book, which are the most enduring exposition of the romantic theory as it exists in English plays, Coleridge is the first flight of critic. Coleridge की originality है कि अपनी theories के बारे में इसने अपनी theory दी और theory of fancy and imagination. इससे पहले और इसके बाद आज तक किसी ने भी imagination और fancy पर इस तरह से बात नहीं की. He had the first one who had divided imagination into 2 categories, primary and secondary imagination. Next है its plan and publication. He is the best exposition of his theories in his originality on the basis of fancy and imagination. किस तरह Biographia Literaria को different chapters में divide किया गया और कहाँ तक chapters हैं. चैप्टर 1 से 13 तक उसकी philosophical और metaphysical theories हैं. बायोग्राफी लिटरेरिया में उसने बायोग्राफी बयान की है लिटरेचर की, लेकिन साथ साथ थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है क्योंकि ये बताता है कि लिटरेचर का उसकी अपनी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा है, उसकी अपनी ज़ात पर क्या इम्पैक्ट रहा. तो उसने वो डिस्कस करता है और फिर उसने कहा कि ही बिगन रिटन प्रीफेस ऑफ द बुक. प्रीफेस से लिखना स्टार्ट किया और वो प्रीफेस ऐसा हो गया कि प्रीफेस आमतौर पर छोटा सा पीस होता है राइटिंग का, हार्डली 1 और 2 पेजेस का, दैट्स इट. लेकिन उसने जो प्रीफेस लिखा तो लिखते लिखते इतना लिखा कि एंड में वो प्रीफेस चैप्टर्स की शेप में बन गया और वो खुद एक बुक का पार्ट बन गया. द पार्ट विच एग्जामिन्स क्रिटिकली वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड डिक्शन. और ये वो पार्ट है बुक का
और वो पार्ट 2 बनाता है जिसमें चैप्टर्स 14 से 22 हैं, जिसमें वो कॉलरिज एग्जामिन करता है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, पोइट्री एंड डिक्शन को। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो मेजर लिंक प्रोवाइड करता है वो है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। कॉलरिज ने पहले इस वर्क को ऑटोबायोग्राफी लिटरेरी लिखा था, लेकिन लेटर ऑन चेंज हो गया बायोग्राफी लिटरेरी में। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ड्रामेटिक इल्यूजन, कंपैरिजन विद डॉक्टर जॉनसन। ये फ्रेज कॉलरिज ने खुद कॉइन किया है। कॉइन मीन्स डिफरेंट एग्जिस्टिंग वर्ड्स को कंबाइन करना और उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाए। इट्स बेसिकली अ ड्रामेटिक इल्यूजन। दिस फ्रेज इंडिकेट और इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ पोइट्रिक ड्रामेटिक इल्यूजन। ड्रामेटिक इल्यूजन मीन्स प्लांट्स, मूवीज, स्पाइडरमैन, स्पेस में ट्रैवल करना और लाइफ की एग्जिस्टेंस देखना। जैसे आप रोड पर आपको लगता है कि पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वहाँ पानी नहीं होता। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आपकी आइज़ ने आपको दिखाया। ड्रामेटिक इल्यूजन का मतलब है कि आपको ऐसी इल्यूजन दिखा रहा है जो आप जानते हुए कि ये सच नहीं है, मगर फिर भी आपको पोइट और ड्रामा आपको ग्रैब कर लेता है फॉर सर्टेन मूवमेंट और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आप चाह कर भी आपको समझ नहीं आता कि इस पर यकीन करूं या ना करूं। इसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन। जानबूझकर मैं एक ऐसी सस्पेंशन में हूँ, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव में हूँ, विच इज़ इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, आप किसी ड्रामे में किसी को गिरता हुआ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये ज़्यादातर एप्लीकेबल है हॉरर मूवीज़ के लिए। विलिंग सस्पेंशन, यकीन करूं या ना करूं। सस्पेंशन के अंदर है कि पोइट आपको ड्रामेटिक इल्यूजन में कैप्चर कर लेता है, आप जानते हुए भी कि जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ वो झूठ है, लेकिन फिर भी आप डिनाई नहीं कर पाते, आप उसको देखते रहते हैं फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट। ये कॉलरिज की थ्योरी है। अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि कॉलरिज सेड हमें अपने रीडर को इस तरह ग्रैब करना चाहिए कि वो चाह कर भी उसमें से ना निकल पाए। जो पोइट है वो उसको इस तरह से कैप्चर कर ले उस मोमेंट में। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि रीडर को चाहिए कि वो अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए स्लीप में ले जाए, और जानबूझकर स्लीप में ले जाए और समझ ले कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सही नहीं है, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए देख लेता हूँ। अब आप यहाँ पर कॉलरिज और जॉनसन को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कॉलरिज सही कह रहा है, क्योंकि जानबूझकर तो आप स्लीप में नहीं लेके जा सकते ना खुद को। इस तरह तो देखने का मज़ा ही नहीं रहेगा। ड्रामेटिक इल्यूजन में आपने खुद को डाल दिया, आप ऐसी ड्रामेटिक इल्यूजन में खुद को डाल दें कि आप चाह कर भी ना निकाल सकें। तो कॉलरिज सही कह रहा था। Coleridge used the phrase in connection with his account in chapter 14 of the Biography Literaria of the origin and genesis of lyrical ballad. He writes, यहाँ पर वो ये कहता है कि लिरिकल बैलेड के ओरिजिन और जेनेसिस को रिलेट करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए इस फ्रेज को कॉलरिज ने यूज़ किया, और उसने कहा कि इस आइडिया के साथ उसने लिरिकल बैलेड को ओरिजिनेट किया है, यानी स्टार्ट किया था। इस आइडिया के साथ उसने अनकॉमन को कॉमन बना दिया। ये जो एंजल्स और फेरीज होती हैं ये अनकॉमन होती है ना, इनको उसने कॉमन बना दिया। इट वॉज एग्रीड दैट माई एंडेवर्स शुड बी डायरेक्टेड टू द पर्सन एंड कैरेक्टर्स सुपर नेचुरल और एटलीस्ट रोमांटिक। मेरी जो कोशिश होगी, एफर्ट होगी, वो किसकी तरफ होंगी? लोगों और करेक्टर्स की तरफ होंगी। और वो करेक्टर्स कैसे होंगे? सुपर नेचुरल करेक्टर होंगे, यानी आम लोग नहीं होंगे। एटलीस्ट रोमांटिक का क्या मतलब है यहाँ पर? फार फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी से दूर दूर हो। उसके बाद वो ये कहता है कि इस तरीके से मैं उनको प्रेजेंट करूँगा कि अपना इंटरेस्ट और अपनी नेचर और अपना ह्यूमन इंटरेस्ट उन सुपर नेचुरल में डाल दूँगा, और ऐसा उनको बना दूँगा कि वो कोई गुमान भी नहीं कर सकेगा कि ये सच है या झूठ है। और ये काफ़ी होगा इन शेडो और इमेजिनेशन को, ये सुपर नेचुरल बीइंग हैं जो मेरे माइंड से आई हैं, और ये मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को गुमान होगा कि हम यकीन करें या ना करें। एग्जाम्पल्स: एक्शंस कमिंग फ्रॉम इमेजिनेशन, दीज आर शेडो ऑफ इमेजिनेशन। सुपर नेचुरल क्या होगा? नेचुरल से अननेचुरल कर देना। लोग विलिंग सस्पेंशन में आ जाएंगे कि उसके बाद वो शेडो ऑफ इमेजिनेशन को देखने के बाद
जो कि पोइटिक फेथ बनेगा। यानी पोइट्री में, ड्रामा में उसने एक मोमेंट के लिए उनको ग्रैब कर लिया कि वो उस शैडो इमेजिनेशन के को सच समझने लगेंगे। रिजेम्बलेंस ऑफ ट्रुथ, उसको ये गुमान होगा कि ये सच है या झूठ है, और फिर वो एक मोमेंट ऑफ पोइटिक फेथ बनेगा। पोइट्री पर यकीन बनेगा कि वो सब कुछ है तो झूठ, मगर उसको फिर भी यकीन आ जाएगा। इन चैप्टर 23 पोइट हमसे ये चाहता है कि हम जाग जाएं और यकीन करें कि जब हम ड्रामा देख रहे हैं तो ये नहीं सोचें कि ये सब कुछ झूठ है। पोइट हमसे ये नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं हम उस वक्त खौफ की कैफियत में चले जाएं। जैसे ख्वाब में आप कुछ देखते हैं तो आपको बाज़ औक़ात गुमान होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये झूठ था या सच था, और आप रियलिटी से कट जाते हैं। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप ख्वाब की सूरत में डल जाएं। एंड दिस टू विद आवर आइज़ ओपन, और ये भी कैसे हमारी आंखें खुली हुई हों और खुली आंखों से अपने आप को एक ऐसे ख्वाब की कैफियत में डाल लें जो हमें गुमान हो कि ये सच है या झूठ है। Then he said, our judgment preview behind the curtain, really to awaken us at the first motion of our will, and meantime only not to disbelieve. हमारी जजमेंट पर्दे के पीछे जाकर छुप जाए और सो जाए, यानी हम ये जज ही ना कर पाएँ कि ये सही है या गलत है। कॉलरिज कहता है कि आप ये ना बोलें कि जो आप देख रहे हैं वो सच है, लेकिन आप ये भी ना बोल सकें कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। फिर ये कहता है कि अगर एक लम्हे के लिए हमारी विल, हमारी विश के अकॉर्डिंग हम जागें भी, तो उस ड्रीम से ये ना कहें कि ये डिसबिलीव करें, ऐसा ना कहें कि ये झूठ है। हम डिसाइड ना कर सकें कि हम जो देख रहे हैं वो सच है या झूठ है। पोइट ये चाहता है आप अपने माइंड को जगा कर ना रखें। वो ये नहीं चाहता कि आप ये बोल दें कि ये सब झूठ है। बिलीव और नॉट टू बिलीव, इस पेंडुलम में रहें हम। This is what poet requires from us. Dinosaur, they do not exist, but you are looking at dinosaur walking, jumping and killing and all that. Now what kind of situation is that? If you cannot believe, you cannot disbelieve. You cannot do either of the thing basically. This is what Coleridge says. You should portray the reality and supernatural element that the reader should believe. If he cannot believe, he cannot deny either. Views of Dr. Johnson, a comparative study. Dr. Johnson was one of the view that the reader or spectator deludes himself into believing a play to be reality as long as he is witnessing it. डॉक्टर जॉनसन कहता है कि स्पेक्टेटर और रीडर को, देखने वाले को, ये पढ़ने वाले को अपने आप को इस धोखे में डाल देना चाहिए, खुद डाल दे वो अपने आप को इस धोखे में। जो कुछ वो नज़र आ रहा है वो सब सच है, जानबूझकर वो यकीन कर ले कि प्ले में जो दिखाया जा रहा है या वो रियलिटी है, जबकि वो उसे देख रहा है। द स्पेक्टेटर नोज फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट दैट द स्टेज इज़ ओनली अ स्टेज एंड दैट द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स। स्पेक्टेटर को पता हो जो मैं देख रहा हूँ वो ड्रामा है और जो करेक्टर्स हैं वो सब करेक्टर्स ही हैं। कॉलरिज ये कहता है कि नॉट इन द माइंड जजिंग इट टू बी अ फॉरेस्ट। ये नहीं कि जंगल आपको दिखाया जा रहा है और आप बोलें कि नहीं ये जंगल थोड़ी है। वो ये कहता है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड को ये समझा रहे हैं कि नहीं ये जंगल है। वो कह रहा है कि यही असल इंजॉयमेंट है कि जब आप अपने माइंड को एज जजमेंट दे रहा है, आपका माइंड आपको कह रहा है कि ये जंगल नहीं है, लेकिन आपको वो जंगल जैसा लग रहा है। इसका मतलब आपकी जजमेंट आपको कुछ देर के लिए सुला देती है ड्रामेटिक इल्यूजन की वजह से। जिस तरह आपको रोड पर दूर से देखने से लगता है कि पानी पड़ा हुआ, लेकिन जब आप करीब जाके देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। लेकिन जॉनसन ये कहता है कि जो कुछ आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, जो कुछ आप देख रहे हो वो आपके जहन में ये बात हो कि स्टेज है, करेक्टर्स हैं और अभी जो देख रहा हूँ वो सब सच है। बट कॉलरिज कहता है कि आप चाहकर भी अपने माइंड से उस जजमेंट को सो जाए और आप जानते हैं जो कि वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, पर आप यकीन करो कि वो फॉरेस्ट है, इसलिए तो रीडर और स्पेक्टेटर इंजॉय करेगा उसे देख। लास्ट पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। कॉलरिज ने ये कहा कि पोइट्री जो है वो इतनी आसान
अल्फाज में नहीं होनी चाहिए जो कि हर कोई समझ सके। उसने कहा कि कॉमन मैन को पोइट्री समझने के लिए अपने लेवल को अप करना पड़ेगा। और वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री बहुत ही आसान लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि हर कोई समझ सके। कॉलरिज ये कहता है कि कॉलरिज ने अनकॉमन को कॉमन कहा, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कॉमन को अनकॉमन किया। कॉलरिज ने थ्योरी दी थी इमेजिनेशन और फैंसी की, जिसने उसने इमेजिनेशन की 2 काइंड्स बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक क्रिएशन का प्रोसेस बताया था कि पोइट्री बनती कैसे है। उसने बताया ऑब्जर्वेशन होती है, फिर रिकलेक्शन होती है, फिर कंटेम्पलेशन होती है, उसके बाद इमेजिनेशन क्रिएट होती है। कॉलरिज की इमेजिनेशन और फैंसी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।